Hello friends, Jai Hind and welcome to Success Mint. In this video we are going to talk about the criticism of fundamental right given in Indian Constitution. जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 65th बीपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उसे वापस ले लिया गया है। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये किस तरह से मौलिक अधिकार का निलंबन हो सकता है, स्थगन हो सकता है या समय समय पे किसी अगर राज्य का मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना को लेकर या देश में किसी प्रकार की अशांति या इसको लेकर जो फंडामेंटल राइट्स को का स्थगन किया जाता है या निलंबन कर दिया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब 352 का प्रयोग किया जाता है देश में राष्ट्रीय आपात के समय में, तो वहाँ पे आर्टिकल 19 और उसी के साथ 358 आता है जिसके तहत ये ख़त्म होता है 19, और फिर 359 के तहत राष्ट्रपति को यह संसद मतलब संविधान अधिकार दिया है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वो स्थगित या निलंबित कर सकते हैं। इस तरह से अदर भी बहुत सारे प्रोविज़न है जिसमें राज्य जो है वो मौलिक अधिकारों का स्थगन या उसका निलंबन कर सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा वक्तव्य बहुत सारे विद्वानों के द्वारा या जो इंडियन पॉलिटी का मतलब रिसर्च थे या फिर अलग अलग जो बुक लिखे हैं उनके द्वारा ऐसा कहा गया है, उसी का मतलब विवेचना करना है और इसमें इसका चर्चा करना है। इसका आंसर मेरे द्वारा एक मॉडल आंसर तैयार किया गया है। अलग अलग बुक्स में जो मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग का बुक आता है जिसमें हल प्रश्न पत्र होते हैं, सॉल्व पेपर होते हैं, जैसे बहुत सारे पब्लिकेशन का है, उसको भी मैंने पढ़ा है और ये मेरे द्वारा अपना मतलब एक मॉडल आंसर तैयार किया गया है जो कि आप लोग मतलब एग्जामिनेशन में किस तरह से इसको प्रस्तुत करेंगे और क्या लिखेंगे इसको ध्यान में रखते हुए। सो वी आर हियर। ये देखिए, ये 5 पेज में आंसर है इसका। ये चूँकि एक 38 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें उम्मीद किया जाता है कि आप लोग 1000 से 1200 या 1500 शब्दों में इसका आंसर लिखें। तो यहाँ पे हम लोग इसको मैं इसको पढ़ूँगा इस आंसर को, मॉडल आंसर को, और फिर इसमें जहाँ मतलब जहाँ एक्सप्लेन करने का बात होगा वहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें पहले यहाँ पे आप लोग भूमिका लिख सकते हैं। मैं इसका एक भूमिका तैयार किया हूँ जिसमें मैंने लिखा है कि अब यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ कि मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान का तृतीय भाग भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार प्रपत्र या मैग्ना कार्टा माना जाता है। इसके बावजूद राज्य के द्वारा उन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं तथा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, संसद भी संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीन सकता है। मौलिक अधिकारों पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाने के कारण इसकी आलोचना की जाती है। जिस तरह का ऊपर में क्वेश्चन में जो वक्तव्य लिखा गया है उस तरह से आलोचना की जाती है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ विद्वानों द्वारा यहाँ तक कहा गया है कि मूल अधिकारों के अध्याय में एक अध्याय मूल अधिकारों पर प्रतिबंध का भी होना चाहिए। मतलब कुछ विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसा लिखा है अपनी किताब में कि अगर आप इतना सारा प्रतिबंध लगाते हैं तो आप मौलिक अधिकार जो चैप्टर भारतीय संविधान में है भाग 3 में, उसके जस्ट बाद एक और चैप्टर ऐड करिए जिसमें यह लिखा गया हो कि किन किन समय पे और कैसे कैसे मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब मौलिक अधिकारों की क्या आलोचनाएँ हैं यानी क्रिटिसिज्म है, उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे। टोटल 4 या 5 पॉइंट होगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषणा करके अनुच्छेद 19 में दी गई सभी स्वतंत्रताओं इवन प्रेस भी, यहाँ मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया है। मेंस के आंसर में आप लोग ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो लिखना है डायरेक्ट लिखें। स्वतंत्रताओं को स्थगित कर सकते हैं, यहाँ तक कि नागरिकों को न्यायालय की शरण लेने से भी रोका जा सकता है। इस पर HP कामत ने लिखा है। HP कामत एक राइटर है। इन्होंने लिखा है कि इस उपबंध द्वारा हम तानाशाही अथवा पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं और यह व्यवस्था किसी खास राजनीतिक पार्टी के विरुद्ध है। जब यह उपबंध पारित हुआ तब उन्होंने कहा कि ईश्वर ही जनता की रक्षा कर सकते हैं। इस तरह का उपबंध जब पारित हुआ था तब संसद के द्वारा
इसमें सेकंड है कि निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग अन्य देशों में युद्ध अथवा आपातकाल के समय प्रयोग किया जाता है, परंतु भारत में इसका प्रयोग शांति काल में भी हो सकता है। A.K. गोपालन ने कहा था कि इसका प्रयोग किसी खास समूह या राजनीतिक पार्टी के विरोधियों को कुचलने के लिए किया गया था। निवारक निरोध अधिनियम का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब 1975 का जो इमरजेंसी लगा था उस समय का क्या माहौल था और किस तरह से सभी लोगों को जेल में डाला गया था इस अधिनियम के तहत, जिसमें अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उस समय जयप्रकाश नारायण थे, उसके पहले और फिर वहाँ पे लालू प्रसाद या और भी जो अभी फेमस लीडर हमारे बिहार में हैं उन लोगों को भी जेल में रखा गया था इसी अधिनियम के तहत। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया है। संसद संविधान में संशोधन कर न्यायालयों के निर्णयों को प्रभावहीन बना सकती है। इसका उदाहरण है पहला संशोधन अधिनियम 1951 में अधिकारों को सीमित किया गया, न्यायिक पुनर्वलोकन से भी अलग रखा गया, 9A शेड्यूल जोड़ा गया और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में यह प्रावधान किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि भाग 3 के किसी भी अध्याय में, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था को प्रभावहीन बना के आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया उसे, जो कि एक कानूनी अधिकार हुआ। इस तरह से हम लोग देखें कि मतलब किस तरह से मौलिक अधिकारों का निलंबन किया गया या उसको स्थगित किया गया। दूसरे देशों में 4th नंबर पॉइंट है, दूसरे देशों में संपत्ति के बदले मुआवजे का निर्धारण न्यायालय करते हैं, परंतु भारत में यह शक्ति न्यायालयों से छीनकर संसद अथवा विधानमंडल को सौंपी गई है। जैसे कि अगर किसी और देश का हम लोग बात करें तो उसमें जो कोर्ट में जो मुकदमा चलता है वही यह निर्धारित करता है कि अगर कोई पार्टिकुलर संपत्ति का राज्य अधिग्रहण कर रहा है या सरकार, तो उसका क्या मुआवजा होगा, जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ उसको संसद या विधानमंडल के द्वारा ही इसका निर्णय किया जाता है। अब मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे हो सकता है इसको हम लोग देखते हैं। एक है संसद की सर्वोच्चता। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में यह स्पष्ट किया कि भारतीय संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में या अनुच्छेदों में कमी, कटौती या पूर्णतः समाप्त कर सकती है। दूसरा है संकट काल या आपातकाल की उद्घोषणा। आपात उद्घोषणा लागू होने पर राष्ट्रपति की आज्ञा से मौलिक अधिकारों को बहुत बड़े पैमाने पर निलंबित किया जा सकता है। संविधान में यह प्रावधान है कि आपातकाल की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 358 के प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा तथा अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। यहाँ तक कि अनुच्छेद 32 के तहत जो रीट दिया गया है 5 तरह का, उसको भी निलंबित किया जा सकता है। तीसरा है संवैधानिक हित में इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इसका हवाला देके मतलब पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देके राज्य नागरिकों के मूल अधिकारों को सार्वजनिक हित की दृष्टि से सीमित कर सकता है। इसी के तहत संविधान द्वारा प्रदत्त संपत्ति के अधिकार को छीन लिए गए और समाज कल्याण के संदर्भ में उन्हें पुनः स्थापित किया गया। संपत्ति का अधिकार जो था वो पब्लिक इंटरेस्ट को हवाला दे के ही उसको छीना गया था। 4 है सेना सुरक्षा एवं शांति की दृष्टि से संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सेना सुरक्षा तथा शांति रखने वाली शक्तियों से संबंधित मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित कर सकता है। ठीक है। 5वां है फौजी कानून के क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है एवं संसद को यह अधिकार है कि वह फौजी प्रशासकों के किए गए किसी भी काम को मान्यता प्राप्त करे। जैसे कि कोई एरिया है वहाँ पे मार्शल लॉ लगा है या फौजी कानून लगा है, उस एरिया में फौजी जो चाहें वैसे कर सकते हैं। आपके मूल अधिकारों का हनन भी हो सकता है या छीना जा सकता है और उस पर संसद जो है वो उनके अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और उस पर आप लोग कहीं पे भी अपना गुहार नहीं लगा सकते या न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है। 6 है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए प्रस्तावना में भी कहा गया है और 44वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे मौलिक अधिकार सीमित होते हैं। ऐसा कहा गया था 44वें संविधान संशोधन में कि अगर इस दोनों में टकराव का स्थिति जब आता है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में,
तो उसमें DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मान्यता प्राथमिकता दी जाएगी सबसे पहले, और उसमें जो प्रावधान है उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस तरह से एक हाथ से यहाँ पे अब मेन हम लोग इसको मतलब चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा टोटल कितने पॉइंट्स है, टोटल 6 पॉइंट्स देखे, जिसमें हम लोगों ने उसके निलंबन का प्रक्रिया और मतलब किस तरह से निलंबन किया जा सकता है हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को, उसको हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया या फिर एक्सप्लेन किया। यहाँ पे अब मैं उस वक्तव्य को यहाँ पे लिखता हूँ कि एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए गए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें छीन लिया गया है। इस वक्तव्य को हम निम्न मूल्यांकनों से समझ सकते हैं। इसमें देखिए मेरे द्वारा लिखा गया है कि कई विद्वानों के द्वारा यह स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि विश्व के अन्य प्रजातांत्रिक देशों के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार जनता के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों का विश्लेषण करने पर यह पाते हैं कि यदि एक तरफ संपत्ति का अधिकार है तो दूसरी तरफ उसे वंचित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। यदि एक और व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है तो दूसरी तरफ उसे देश की सुरक्षा, शांति तथा अन्य सामाजिक कल्याण के लिए उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहाँ पे के लिए छूट गया, के लिए उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। मतलब एक तरफ जो अधिकार आपको दिया गया है, दूसरी तरफ उस अधिकार को इन सर्टेन मतलब किसी केस या फिर किसी सिचुएशन का हवाला देके उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऐसा हम लोग जब अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो पाते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अस्थायी नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है, लेकिन यह माना गया है कि आपातकाल या युद्ध काल में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का किसी न किसी रूप में जीवित रहना आवश्यक है। अगर आप दूसरे संविधानों को कंपेयर करते हैं तो ऐसा माना गया है, और ऐसा मतलब ये मोरल वैल्यू है कि अगर किसी भी तरह का सिचुएशन हो आपके देश में तो व्यक्तिगत जो फ्रीडम है, मतलब स्वतंत्रता है, वो किसी न किसी रूप में जीवित रहना चाहिए। अगर किसी राज्य में कोई जब जनता ही नहीं रहेगा या उसके अधिकार ही नहीं रहेंगे तो फिर उस राज्य का एग्जिस्टेंस क्या है, ऐसा मतलब कहने का मतलब है। आगे मैं इसमें लिखता हूँ कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान विद्वानों द्वारा संघीय कार्यपालिका का एक खिलौना बताया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के आपातकाल की उद्घोषणा की शक्ति संघीय कार्यपालिका के हाथ में एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा देश में लोकतंत्र की जड़ें समाप्त की जा सकती है। इसके सीमित और निलंबनकारी शक्तियाँ इच्छा अनुसार प्रयोग की जा सकती है। मतलब राष्ट्रपति पर दबाव बनाया जाए तो सत्ताधारी सरकार जो है वो इसको अपने इच्छा अनुसार इसका प्रयोग कर सकती है, जैसा कि हम लोगों के द्वारा मतलब हमारे देश में जो पास्ट में जिस तरह का राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1975 में आंतरिक अशांति का हवाला देके, उस तरह से अगर किया जाए, ऐसे कई बार अलग अलग स्टेट्स में भी किए गए हैं। जैसे SR बोमई केस को आप लोग देखेंगे तो 1992 के समय में जो कर्नाटका है वहाँ पे किया गया था इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि निलंबनकारी शक्तियाँ इच्छा अनुसार प्रयोग की जा सकती है। मौलिक अधिकार सिद्धांत और व्यवहार में अलग है, मतलब जिस तरह से प्रावधान किए गए हैं और उसके अगेंस्ट में जो व्यवहार में लिया जाता है, मतलब डेली लाइफ में, उसमें अलग है। जैसे हम अगर निवारक निरोध की व्यवस्था का अवलोकन करें तो पाते हैं कि संविधान के अंतर्गत निवारक निरोध का प्रावधान राज्य की सुरक्षा के लिए की गई थी। मतलब निवारक निरोध अधिनियम में अगर कहा गया था कि अगर लगता है कि किसी आदमी से या किसी पार्टिकुलर ग्रुप से या कोई नेता से अगर देश का आंतरिक सुरक्षा या फिर मतलब बाहरी सुरक्षा का खतरा है, तब इसका प्रयोग करके उसको नज़रबंद या निवारक निरोध अधिनियम लगा के उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग राज्य की सुरक्षा का अर्थ सरकार की सुरक्षा से लगाया जाता है। मतलब सरकार, जो सत्ताधारी सरकार है, उसको लगता है कि उसको अगर खतरा है किसी आदमी से तो वो लगा सकता है निवारक निरोध अधिनियम और उसको कैप्चर कर सकता है या फिर गिरफ्तार कर सकता है। जो सत्ताधारी सरकार अपने विरोधियों को कुचलने के लिए करती है, जैसा कि 1975 में किया गया, ठीक है। वही अगर पिछड़ी जातियों या कमज़ोर वर्गों को दिए गए मतलब जो रिजर्वेशन है यानी कि आरक्षण की बात करें तो उनके विकास के लिए नहीं, जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था मौलिक अधिकार में, जो आर्टिकल
15 है, 16 है, 29 है, 30 है, इन सब में, तो उसको उनके विकास के लिए ना करके उनको मतलब एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देके उनको उनका वोट बैंक प्राप्त करने का यंत्र बन गया है। जो मतलब फंडामेंटल राइट्स में जो प्रावधान किए गए हैं उससे आरक्षण करके, जैसे अलग अलग अब मैक्सिमम 60 to 70% जो टोटल वैकेंसी आता है उसमें 60 to 70% आरक्षण का बात किया गया है, जो कि मतलब पहले कम था, इसको बार बार बढ़ाया जा रहा है। और ऐसा कर करके आप लोग इसका मतलब राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका वोट बैंक के तहत में यूज किया जा रहा है। आगे मैं इसमें लिखता हूँ कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के महत्व में काफ़ी कटौती की गई और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे समाजवादी समाज की या फिर समाजवादी देश का समाज का विकास हो रही है, मौलिक अधिकारों में कटौती की जाने लगी है। जैसे जैसे समाजवादी विचारधारा बढ़ रहा है वैसे वैसे मौलिक अधिकार में कटौती किया जा रहा है। ठीक, इसमें देखिए मैं आगे लिखता हूँ कि न्यायपालिका निर्णय हमेशा बदलता रहता है, मतलब न्यायपालिका का निर्णय हमेशा बदलते रहता है। इसको मतलब मौलिक अधिकारों का जो बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था या फिर जो उसका केस में जो रिजल्ट आया उसके तहत हम लोग बार बार देखेंगे, अगर एक्नॉलेज करेंगे तो ऐसा पाते हैं कि न्यायपालिका का जो निर्णय है यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है मौलिक अधिकारों को लेकर वो बार बार बदलता है। जैसे इसमें मेरे द्वारा लिखा गया है, संविधान के लागू होने के बाद मौलिक अधिकारों के संबंध में मौलिक अधिकारों से संबंधित मुकदमे में न्यायपालिका का निर्णय एक नहीं रहा है। जैसे गोलकनाथ मुकदमा 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद को संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके पूर्व शंकरी प्रसाद वाद 1951 में एवं बिहार राज्य मतलब ये केस था, तथा 1965 में 17वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों या फिर संविधान में संशोधन कर सकती है। पुनः 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में कटौती या पूर्णतः समाप्त कर सकती है। मतलब एक बार देखते हैं कि पहले ना कहता है, फिर हाँ कहता है, फिर ना कहता है, इस तरह से मतलब फिर से हाँ मतलब पूरे जोर के साथ कहता है कि मौलिक अधिकारों में कटौती या पूर्णतः समाप्त कर सकती है संसद। इस तरह से मतलब हम लोग इसको हाईलाइट किए, यहाँ पे लिखे एक शॉर्ट में कि कैसे मौलिक अधिकारों को लेकर जो निलंबन और स्थगन किया जा सकता है वो किस तरह से विवादास्पद है हमारे यहाँ। अब हम इसके निष्कर्ष पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग मेरे द्वारा लिखा जाता है कि इसी प्रकार संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकारों में हर प्रावधान को सीमित करने का उपबंध या संशोधन द्वारा उसे जोड़ा गया है, जिसके कारण यह कहा जाता है कि एक हाथ से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो दूसरी हाथ से वापस लिए गए हैं। लेकिन कभी भी आप जब इस तरह का आंसर लिखेंगे तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि अगर आप सिविल सर्विस में आते हैं तो आपको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और संसद के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं या फिर हमारा जो संविधान है उसी के अंडर में आपको काम करना है और उसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एज ए ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। तो कभी भी इसका जो आंसर या कंक्लूजन होना चाहिए वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, कभी भी ऐसा निगेटिव नहीं शो करना है कि इसका आंसर में मतलब कोई निगेटिव अप्रोच दिखे। तो लास्ट में मेरे द्वारा इसमें लिखा गया है कि लेकिन कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता है, समाज के अंतर्गत ही अधिकारों का अस्तित्व है एवं अधिकारों की पृष्ठभूमि में समाज कल्याण की भावना काम करती है। यत्व समाज कल्याण के उद्देश्य से अधिकारों को मर्यादित किया जा सकता है, मतलब उस पर थोड़ा बहुत रोक लगाया जा सकता है। अतः उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य एवं निर्णय अथवा प्रावधान भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भी व्यक्ति के अधिकार एवं सामाजिक कल्याण में संतुलन स्थापित करने के प्रयास के लिए किया गया है। इस तरह का जो भी प्रावधान ऊपर में किया गया है वो एक सामाजिक कल्याण और व्यक्ति के अधिकार को मतलब संरक्षित करने के लिए उस पर थोड़ा मर्यादित वे में करने के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में लास्ट में मेरे द्वारा एक कोट है दुर्गादास बसु का, जो कि एक राइटर है। इस संबंध में दुर्गादास बसु लिखते हैं कि निरंकुश अथवा असीमित व्यक्तिगत अधिकार किसी भी सभ्य शासन प्रणाली में ना है और ना हो सकता है। इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि कैसे
मतलब ये जो क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में एक हाथ से दिए गए हैं, एक हाथ से मतलब ले लिए गए हैं उसके प्रावधान को, उसको हम लोग मतलब एक्सप्लेन करते हुए लास्ट में इस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटी का ही नेक्स्ट वीडियो होगा। अभी हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, वो पूरा प्रक्रिया कैसे होता है, और इस पे जो अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो प्रावधान है उसका आप लोग मतलब चर्चा करें, या उस पर एक मतलब नोट लिखें, या फिर ऐसे लिखें, या फिर टिप्पणी लिखें, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे इस पे मैं काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।